हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फोकस। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए आपके जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है उनके लिए एमसीक्यूज। अलग से भी प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है जिसमें हम स्टैटिक जीके और बाकी कंपोनेंट्स को कवर कर रहे हैं। बट ये जो सीरीज़ रहेगी इसमें हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ आपके प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ भी हैं और एक्सपेक्टेड जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके जो सवाल रहने वाले हैं इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि आज जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके, ठीक है, जैसे मैथ्स है, आपका रीजनिंग है, जीएस में आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इन सब को हम अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग इनके क्वेश्चन जो हैं पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आज जितने भी इम्पोर्टेंट आज 4 से 5 किताबों के मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने अरिहंत की किताब ली है जिसमें ज्योग्राफी के 100 सवाल जो है ये हमने उठाए हैं। इस वीडियो में आपके 50 सवाल रहेंगे और वीडियो अगर आपकी ठीक अगर ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो ये 100 सवाल भी हो सकते हैं। आप लोगों को ये काम करना है कि आपको मेरे साथ साथ में वीडियो में आपको बने रहना है और आपके जो आंसर्स है वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में दें ताकि आपको पता लगे कि आपको कितना ज़्यादा आता है और कितना और आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। डिफरेंट से हम स्टार्ट कर देंगे आपके लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये जो भी आप बोलेंगे वो। तो अभी आप इस वीडियो में बने रहें और मेरे साथ साथ कमेंट में आप आंसर अपना दे सकते हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर पहला ज्योग्राफी से। विच इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन किसको बोलते हैं? यहाँ पे नीचे आपको कुछ लॉन्गिट्यूड्स दिए हैं और लैटिट्यूड्स दिए हैं। ठीक है, बोल रहा है इक्वेटर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड या 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को आप क्या बोलते हैं? बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। लॉन्गिट्यूड की अगर आप बात करें, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? फॉर एग्जांपल दिस इज आपका ये ग्लोब है। ग्लोब के ऊपर आपको पता है कुछ लाइंस इस तरीके से होती हैं जिनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं और कुछ लाइंस इस तरीके से लंबी लंबी लाइंस होती हैं, इनको आप क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स आपके ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड है इनको हम डिग्रीज में क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जैसे 0 डिग्री, वैसे ही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 90। तो जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसको इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर दूसरा। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। ऐसा प्लैनेट जो सन के नियर है वो बताएं। तो आंसर आप सभी को पता होगा, सिंपल आंसर है, दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपको पता है पहला प्लैनेट है। अगर सन से डिस्टेंस देखें तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, तो पहला आप देखेंगे मर्क्यूरी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल या फिर आप कहते हैं सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम। देखो ग्रीनविच मीन टाइम दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम होता है। दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम कौन है? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम लंदन में आप देखेंगे एक सिटी है जहां पे ये इंटरनेशनल टाइम को सेट करके रखा है आपने। और आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हमारा टाइम और जीएमटी टाइम में कितने का डिफरेंस है? तो डिफरेंस अगर आप देखें तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 5 hours and 30 minutes। 5.5 घंटे का डिफरेंस है जीएमटी और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच। अगला सवाल, When the earth reaches its perihelion then। देखो एक वर्ड दिया है आपको यहाँ पे पेरीहीलियन। ये वर्ड पेरीहीलियन देखिए मतलब इसका क्या होता है, यही बताना आपको पेरीहीलियन का यहाँ पे क्या मतलब है। देखिए पेरीहीलियन का मतलब आपका हो जाएगा सन। रुको डायग्राम से बताता हूँ। आपको पता है ये है सन, ठीक है, और सन के आगे पीछे चक्कर लगाता है अर्थ, और अर्थ का ऑर्बिट जो है थोड़ा अंडाकार है, इलिप्टिकल है। तो आप देखेंगे सन यहाँ पे भी अर्थ है, घूम के यहाँ पे भी अर्थ आएगा। तो यहाँ पे जब अर्थ होगा तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा मिनिमम होगा, यहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो ऐसी कंडीशन जब अर्थ और सन का डिस्टेंस मिनिमम होता है उसको पेरीहीलियन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पेरीहीलियन बोलते हैं। व्हेन द अर्थ रीचेज इट्स पेरीहीलियन देन, तो आंसर हो जाएगा आपका अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला सवाल, टाइड्स आर प्राइमरीली एज रिजल्ट ऑफ
टाइड जो होती हैं समंदर में, जो लहरें या टाइड्स उठती हैं, हाई टाइड लो टाइड होती है, इसके पीछे कारण क्या है, किस वजह से ये होती है? बड़ा सिंपल सा कारण होता है इसके पीछे, अट्रैक्शन ऑफ द मून। अट्रैक्शन ऑफ द मून इसका करेक्ट आंसर होगा। अट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल की बात है, ठीक है। एक बॉडी दूसरी बॉडी पे अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, उसको खींचने की कोशिश करती है, तो धरती के ऊपर मून का ग्रेविटेशनल पुल लगता है और पानी जो है आपका कुछ मीटर्स हाई चला जाता है, जिसको आप टाइड्स बोलते हैं, हाई टाइड लो टाइड, ठीक है। तो चलें, पांचवे का आपका आंसर हो जाएगा ए, अट्रैक्शन ऑफ द मून। इन हाउ मेनी ईयर्स हाफ मीटेरोइड अपीयर्स। देखो अर्थ पे अगर आप देखेंगे या फिर सोलर सिस्टम में देखेंगे तो कुछ पत्थर, आपको बड़े बड़े पत्थर देखने को वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, पत्थर देखने को मिलते हैं आपको। वो बता रहा है, बताएं हाफ मीटेरोइड यानी कि आधा मीटेरोइड कितने सालों में आपको देखने को मिलता है, हाफ मीटेरोइड, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका 76 ईयर। बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ है, इतना फैक्चुअल सवाल आपको नहीं पूछा जाता, बड़े रेयर चांसेस हैं इसके। तो इसका आंसर 76 हो जाएगा। विच प्लैनेट इज नोन एज अ रेड प्लैनेट। देखो ये प्लैनेट्स जितने भी होते हैं, इन प्लैनेट्स के कुछ निकनेम भी होते हैं, जैसे अर्थ का निकनेम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, वैसे ही एक प्लैनेट को रेड प्लैनेट बोलते हैं। आपको बताना ये कौन सा प्लैनेट है। तो रेड प्लैनेट बोलते हैं आपके मार्स को। मार्स क्यों? क्योंकि इसमें आयरन के ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, जिस वजह से इसका कलर जो अगर आप देखें तो रेडिश इसकी अपीयरेंस होती है। मार्स, तो मार्स को आप समझे, मांस, मांस रहता है, मांस, बकरी का मांस, मुर्गे का मांस, तो आप देखेंगे हल्का सा ये रेड कलर का होता है। तो मार्स जो है आपका, ये रेड प्लैनेट आपका हो जाएगा। सवाल नंबर 8वां, सिस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर। सिस्मोग्राफ एक डिवाइस होता है, तो बताओ किस चीज़ को मेज़र करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। बड़ा ही इजी है, सिंपल है। तो अर्थक्वेक में जो वेव्स निकलती है ना, जब भूकंप आता है, जो वेव्स, जो झटके आपको महसूस होते हैं, वो वेव्स की वजह से महसूस होते हैं, ठीक है। और ये जो वेव्स होती हैं इनको बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव्स। और सिस्मिक वेव्स की स्टडी को आप बोलेंगे सिस्मोलॉजी, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, अर्थक्वेक की वेव्स। चलें, अ नॉलेज ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बोलता अर्थ की इंटीरियर यानी कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं या कैसा उसका स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। तो उसकी नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी? क्या वॉल्केनिक करप्शन से मिलेगी, पहला, क्या ज्वालामुखी से मिलेगी, या स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव से मिलेगी, ओशन फ्लोर से मिलेगी, या स्टडी ऑफ डीप बोर से मिलेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स यानी कि बी। सिस्मिक वेव्स की स्टडी करके हमको अर्थ का इंटीरियर जो है इसके बारे में पता लगता है। चलिए अगला सवाल अगर आप देखें, विच ऑफ द प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। अगेन सवाल रिपीट हो गया आपका, सन से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट होगा आपका सन से। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड प्लैनेट। कोल्ड प्लैनेट किसको बोला जाता है, ये कोल्ड प्लैनेट कौन सा है, ठीक, यानी कि जहाँ पे सबसे कम हीट है, ठंड ज़्यादा है। क्या वो यूरेनस है, मार्स है, वीनस है, या फिर जुपिटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरेनस। यूरेनस एक कोल्ड प्लैनेट होता है। चलिए, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द डे एंड नाइट अकर। दिन और रात का जो फेनोमेनन आपको देखने को मिलता है, ये जो इवेंट्स हैं दिन और रात, ये किस वजह से मिलते हैं? क्या अर्थ की रोटेशन से, क्या अर्थ के रेवोल्यूशन से, क्या अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों से, या किसी से भी नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ की रोटेशन से, ठीक है। अर्थ की रोटेशन यानी कि अर्थ आपकी रोटेट करती है, जिस वजह से दिन और रात होता है। जो पार्ट अर्थ सन को फेस करता है वहाँ पे दिन, और जो पार्ट उसके अपोजिट रहता है वहाँ पे रात। चलिए सवाल नंबर 13 अगर आप देखें, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज सिचुएटेड ऑन। इनमें से किस लॉन्गिट्यूड पे आपका इंटरनेशनल डेट लाइन सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 180 डिग्री। इसको पहले भी हमने देखा, ईस्ट एंड वेस्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। सवाल नंबर हो गया आपका 13। चलें अगले सवाल पे चलें, इन हाउ मेनी एंगल अर्थ इज इंक्लाइन टू इट्स एक्सिस। देखो अर्थ देखें, अर्थ हल्की सी झुकी हुई है, अर्थ बिल्कुल सीधी नहीं है, ठीक है। जो बॉल है आपको दिखता है, ये सर्कल जो है ये हल्का सा टिल्ट है, झुका हुआ। बोला कितने एंगल झुका हुआ है, ठीक है, कितना एंगल झुका है? तो आंसर हो जाएगा 23.5।
बी इसका करेक्ट आंसर है। 23.5 डिग्री इंक्लिनेशन पे है, हल्का सा झुकाव है, जिस वजह से सीजन्स आपको देखने को मिलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट? वेरी सिंपल, आप सभी को पता है यूपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। 16th, सोलर एक्लिप्स अक्कर व्हेन? सोलर एक्लिप्स आप समझे, सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण होता है सोलर एक्लिप्स का मतलब। ये कब होगा, कब होगा ये बताना आपको। अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून? अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है। मून इज एट राइट एंगल टू द अर्थ, या मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ एंड सन कम्स बिटवीन मून एंड अर्थ। मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं, देखें, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलें, सपोज ये है आपका सन, ठीक है, सन है, और अगर आप देखें तो सन के आसपास चक्कर आपका लगाता है अर्थ। ये है सन, ये है अर्थ, चक्कर लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है, और अर्थ के चक्कर लगाता है मून। आपको पता है अर्थ के चक्कर लगाता है मून, ठीक है, और सन के चक्कर लगाता है अर्थ। चलें, तो कभी कभी क्या होता है, ये मून जो है ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा मून, यानी कि ये तीनों एक ही एंगल में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे जब मून बीच में आ जाएगा तो अर्थ से जब आप सन को देखोगे तो सन आपको धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि आगे मून आ चुका है और वो हमें क्लियर नहीं विजिबल हो रहा, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। अर्थ का कुछ या फिर सन का कुछ ही पार्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि मून उसके आगे आ गया है। इस कंडीशन को बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। इस कंडीशन को बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। इसी को आप बोलेंगे क्या है, सन और अर्थ के बीच में मून जब आ जाए तो सोलर इक्लिप्स होता है। चलते हैं सवाल की तरफ। चले, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। अगला, टाइड्स आर कंपाइल्ड एंड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ। जो टाइड्स होती हैं, बोल रहा है ये कंपाइल हो जाती हैं और डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट तरीके से टाइड्स आपको देखने को मिलती हैं। हाई टाइड है, लो टाइड है, अच्छा ठीक है, और स्प्रिंग टाइड है, नीप टाइड है। ये किस वजह से होती है, इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। तो इसके पीछे अगर आप कारण देखें, बोल रहा है द मूवमेंट ऑफ द मून इन रिलेशन टू अर्थ। ये तो है भाई, ये तो है, इसका तो कोई, हमने पहले कहा मूवमेंट, अर्थ की मूवमेंट जो होगी और मून की, मून का ग्रेविटेशनल पुल लगता है, ये तो होगा ही। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब, ये भी बात ठीक है। डिफरेंट तरीके के टाइड्स मिलती हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पानी की, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। इरेगुलरिटीज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशंस, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारी बातें ठीक हैं, इस वजह से टाइड्स जो हैं ये वेरी करती हैं। चलिए अगला सवाल, व्हाट नेम इज गिवन टू द सॉइल ब्राउट डाउन बाय द रिवर्स? ऐसी सॉइल जो रिवर्स अपने कोर्स के दौरान पहाड़ों से खींच के लेके आती है या इरोड करके लेके आती है और डिपॉजिट करती है, इस सॉइल का नाम क्या है? वेरी सिंपल, इस सॉइल का नाम है अलुवियल सॉइल। चलिए, बैथोलिथ एंड लैकोलिथ आर द फॉर्मेशंस ऑफ। देखो, बैथोलिथ की अगर आप बात करें और लैकोलिथ की बात करें, ये आपके लैंडफॉर्म्स होते हैं। ये धरती के अंदर बनते हैं, धरती के अंदर बनते हैं और ये ज्वालामुखी की वजह से बनते हैं। ज्वालामुखी जब आपके निकलते हैं तो कुछ ज्वालामुखी बाहर आ जाते हैं, बाहर लैंडफॉर्म्स बनेंगे, कुछ ज्वालामुखी धरती के अंदर ही रह जाते हैं, तो धरती के अंदर भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं। उनमें से दो लैंडफॉर्म्स हैं यहाँ पे, बैथोलिथ एंड लैकोलिथ, ठीक है, बैथोलिथ एंड लैकोलिथ। और ये आपको बोल रहा है आर द फॉर्मेशंस ऑफ, ये किसकी फॉर्मेशन है? तो ये फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मेशन है इग्नीशियस रॉक्स की, ठीक है, इग्नीशियस रॉक्स की ये फॉर्मेशन होंगे। चलें अगला, 20, द मोस्ट एबंडेंट पावर रिसोर्स अक्कर इन। देखो, पावर रिसोर्सेज की यहाँ पे बात चल रही है, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे मिनरल जिससे हम पावर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कोयला, ठीक है, कोयले से बनती है सबसे ज़्यादा पावर, इंडिया में वही बन रही है। तो बताओ किस रॉक्स में वो पाए जाते हैं, ठीक। तो ये आप बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। चलें अगला, 21 आप देखेंगे, लिथोस्फीयर इज द। लिथोस्फीयर एक नाम है, ज्योग्राफी में एक टर्म है लिथोस्फीयर। ये क्या है, ये आपको पूछ रहा है, ये लिथोस्फीयर है, ये क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो अपर मोस्ट पार्ट जो होता है, इसको आप बोलते हैं लिथोस्फीयर। चले अगला, इग्निशियस रॉक्स आर करेक्टराइज्ड बाय। इग्निशियस रॉक जो होते हैं, इनकी आपको एक फीचर बताना है, इनका क्या फीचर है, ठीक है। तो इग्निशियस रॉक में स्ट्रैटिफिकेशन होती है, बिल्कुल होती है, स्ट्रैटिफिकेशन हो सकती है।
ठीक है। फुल ऑफ फॉसिल फौना है, नहीं, ठीक है, ये आपको फॉसिल और फौना जो है इग्निशियस रॉक में नहीं मिलता, ठीक। और आप देखेंगे विदाउट फॉसिल्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैसे विदाउट फॉसिल्स। क्यों? क्योंकि फॉसिल्स का मतलब जब कोई दब जाए, फॉर एग्जांपल एक एनिमल दब गया, ठीक है, एनिमल के अलावा अगर आप देखें एक प्लांट दब गया, उसके जो फॉसिल्स होंगे ये किस में आपको दबेगा, किस में, सेडिमेंट्री रॉक्स में दबेगा, इग्निशियस रॉक में तो दब नहीं सकता, ठीक। तो विदाउट फॉसिल होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं, फॉसिल्स नहीं होते। अगला 23, सेडिमेंट्री रॉक्स आर कंसिस्टेड ऑफ, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं किस किस चीज़ों से बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स आप बताएंगे, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में प्लांट्स और एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, इग्निशियस रॉक्स में नहीं मिलते, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। 23, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 24 पे। मॉल्टन मैटर इनसाइड द अर्थ इज नोन एज, धरती के अंदर जो मॉल्टन, जो जलती हुई आग है, इसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मैग्मा, तो मैग्मा बोलते हैं। सवाल नंबर 25, क्वार्टाइज जो है इज कौन सा रॉक है, आप बताएं इनमें से क्वार्टाइज जो रॉक है ये कौन सा रॉक है, ठीक है। तो ये एक मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जाम्पल है। कोरल रीफ आर लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय, कोरल रीफ जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, आपके आइलैंड्स बन जाते हैं, कोरल रीफ्स बन जाते हैं, कौन बनाता है? तो इसको ये ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? कोरल ही ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगला, फॉसिल्स आर कॉमनली फाउंड इन डैश, कौन से रॉक्स में आपको फॉसिल्स मिलते हैं? सिंपल, सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको फॉसिल्स जो हैं ये मिलते हैं। अगला 28, द हाइएस्ट वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन द लोअर एटमॉस्फेयर इज कंप्राइज्ड ऑफ, लोअर एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस आपको देखने को मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। 78% के आसपास आपको नाइट्रोजन देखने को मिल जाती है, कहाँ पे? लोअर एटमॉस्फेयर पे, धरती के। चलिए अगला सवाल, क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर, जो आपके देखें आपने जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, ये फ्लोट क्यों करते हैं एटमॉस्फेयर में? बिकॉज ऑफ देयर लो विस्कोसिटी, तरल कम होते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी कम है, ठीक, जिस वजह से ये फ्लो करते हैं। अगला, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज इज नोन एज, ठीक है, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज, बीज यानी कि आप देखेंगे बीज क्या होती है? मधुमक्खियाँ, तो मधुमक्खियों को रखना, उनको पालना क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। आंसर हो जाएगा आपका एपीकल्चर। चलिए, मीटरोलॉजी इज अ साइंस ऑफ, मीटरोलॉजी किसकी साइंस है? तो मीटरोलॉजी साइंस सिंपल से आपको पता ही लग रहा होगा, तो मिटियोर्स, आसमान में, स्पेस में जो मिटियोर है, इनकी साइंस को बोलते हैं मिटियोर। अगला सवाल आप देखें, द वर्ड मॉनसून इज राइड फ्रॉम, मॉनसून का मतलब होता है मौसम, मौसम, विंड्स के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, तो कौन सा वर्ड से ये लिया गया? तो वर्ड है आपका अरेबिक वर्ड, ठीक है, आंसर हो जाएगा अरेबिक। मॉनसून विंड कंट्री हैव डेंस, जो बोल रहा है जो मॉनसून विंड्स की जो कंट्री है, जहाँ पे ये जो मॉनसून चलते हैं, वहाँ पे आपको डेंस क्या चीज़ मिलती है? क्या टेम्पोररी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेजर्ट ट्रीज, काइमी ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट और नन ऑफ द अबव? तो इसमें आप बोलेंगे काइमी ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। चलें, द हाई स्पीड एंड कोल्ड स्ट्रॉम विंड फ्लोज इन पोलर एरियाज, पोलर एरियाज में बहुत तेज़ी से जो विंड्स चलती हैं और ये बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती हैं। इन विंड्स को कि आप ये कौन सी विंड्स होती हैं, ठीक है, कौन सी विंड्स ये आपको देखने को मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्लिज़ार्ड, ब्लिज़ार्ड इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नोन एज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट की लैंड किसको कहा गया है? तो वो बोला गया है भूटान को, ठीक है। 35 हो गए हमारे। 35 के बाद में हम अगले सवाल पे चलते हैं अपने 36 पे। इन ए पोल्ट्री यूनिट द फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग द कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ, पोल्ट्री यूनिट में एक जो पोल्ट्री होता है आपका, इसमें बताओ फैक्टर कॉस्ट जो है सबसे ज़्यादा किस फैक्टर पे डिपेंड करती है आपकी ये, ठीक है। तो 36 आपका आंसर हो जाएगा फॉडर, चारा, चारा का मीन यहाँ पे आपका कॉस्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन का इतना नहीं है, चिक्स का भी नहीं है, मेडिसिन, फॉडर सबसे ज़्यादा
कॉस्ट जो है ये बढ़ाता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोटेबल इंडस्ट्रियल सिटी, इनमें से बताएं इंडस्ट्रियल सिटी कौन सी नहीं है, या फिर है तो बड़ी नॉमिनल सी है, मिनिमल है इनके कंपैरिजन में। कानपुर, जमशेदपुर, मुंबई या इलाहाबाद, तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। चलिए 38 आपका क्वेश्चन है, टियागा मीन्स, टियागा क्या है ये आपको बताना, क्या ग्रासलैंड है, कोई फॉरेस्ट है, कॉनिफर फॉरेस्ट है या डेजर्ट है, टियागा क्या है। तो टियागा आप देखेंगे तो ये कॉनिफोरस फॉरेस्ट है, यानी कि कोन की जो ऐसे आपके ये जो ट्रीज होते हैं इनको आप टियागा बोलते हैं। मेजर प्लांटेशन ऑफ रबर इन फाउंड, रबर प्लांटेशंस आपको इन जगहों में से किस जगह पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका मलेशिया। मलेशिया में ज़्यादा रबर प्लांटेशंस आपको मिल जाएंगी। चलें, इन विच फॉरेस्ट बोथ सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड ट्रीज आर फाउंड, कौन से फॉरेस्ट की कैटेगरी में दोनों तरीके के आपको वुड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, टेम्परेट एवरग्रीन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड फॉरेस्ट या कोई भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। दोनों तरीके, हार्ड भी मिलेंगी, सॉफ्ट भी मिलेंगी। चलिए, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन कौन सा देश करता है, क्या फ्रांस, इंडिया, यूएसए या इटली। आंसर वुड बी यूएसए। यूएसए इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एल्यूमिनियम में। अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड, वूल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है पूरी दुनिया में, अगर आप देखें तो आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 43rd अगर आप देखें, प्रेरीज ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन, प्रेरीज आर द ग्रासलैंड, ये ग्रासलैंड्स आपको मिलते हैं। आपको बताना है किस सिटी में ये आपको किस कंट्री में ये ग्रासलैंड मिलते हैं आपको, यूएसए या फिर यूरोप और एशिया यूरेशिया, चाइना या फिर साउथ अफ्रीका। तो आंसर हो जाएगा आपका यूएसए। यूएसए में आपको ये प्रेरीज के जो ग्रासलैंड्स हैं ये देखने को मिलते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, सबसे लंबी रिवर दुनिया की कौन सी है ये आपको बताना। सिंपल है, नाइल। नाइल या नील नदी जो है लॉन्गेस्ट रिवर है पूरी दुनिया की। चलें 45 द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज की सबसे ईस्ट में कौन सा पहाड़ आपको मिलता है, तो नामचा बरवा पहाड़ आपका आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन शोज, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या शो करती है, ठीक है। लैंड लेबर रेशो, एक लैंड पे कितनी लेबर है ये बताती है। मैन लैंड रेशो, मैन कितने हैं, लैंड कितने हैं। लैंड कैपिटल रेशो, ये लैंड प्रोडक्ट रेशो, तो आंसर हो जाएगा आपका मैन और लैंड का रेशो। एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड पे कितनी लोग रहते हैं, कितनी जनसंख्या रहती है, इसको आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। द हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया इज, सबसे ज़्यादा, देखो डेंस नहीं पूछे, डेंस नहीं पूछे, पॉपुलेटेड सिटी पूछी है, ठीक है। पॉपुलेटेड सिटी आपसे पूछी है वो बतानी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली, तो आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। मुंबई सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड, और डेंस अगर देखें ना इनमें से तो दिल्ली, दिल्ली सबसे ज़्यादा डेंस सिटी है। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैविंग कॉमन बॉर्डर विद इंडिया, इंडिया के साथ में बताना किस किस का बॉर्डर है। भूटान का है, बिल्कुल है, ठीक है। आपको बताना नहीं, नॉट, यहाँ पे नॉट पूछा गया, ठीक। भूटान में है, बिल्कुल भूटान के साथ, पाकिस्तान के साथ भी, चाइना के साथ भी है, तो आपका जो आंसर है वो है रशिया। रशिया के साथ में हमारा बॉर्डर नहीं लगता। चलिए 49th पे अगर आप देखें, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज जॉग वाटरफॉल्स, ठीक है, जॉग वाटरफॉल्स। अभी कुंचिकुल वाटरफॉल्स भी हाईएस्ट की कैटेगरी में आते हैं, तो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो जॉग वाटरफॉल, वैसे कुंचिकुल वाटरफॉल जो हैं आपके ये हाईएस्ट वाटरफॉल आपको देखने को मिलते हैं। इन विच स्टेट इज द साइलेंट वैली लोकेटेड, साइलेंट वैली किस स्टेट में लोकेटेड है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है एक, तो ये आपका है केरला, ये हो जाएगा आपका केरला। तो अभी के लिए आप इसको 50 क्वेश्चंस रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 50 क्वेश्चन जो है अरिहंत की किताब की और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।